Hi everyone, welcome back to our YouTube channel. Myself दीक्षिता राम से और ये सेल बायोलॉजी का 16th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम देखेंगे अपोप्टोसिस के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग के बारे में। आई होप कि आपको वो पाथवेज समझ में आए होंगे। उसको 2-3 बार रिपीट में देखना और लिख के देखना, प्रैक्टिस करना, आपको वो लर्न हो जाएंगे। इतना भी वो डिफिकल्ट नहीं है। और ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। सो टुडेज टॉपिक इज द अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम सेल डेथ। मतलब इंटेंशनली सेल डाई होती है इन ऑर्डरली एंड कंट्रोल मैनर, उसको बोला जाता है अपोप्टोसिस। और अपोप्टोसिस होता है एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। ठीक है, इसको लगेगी भाई एनर्जी। देन इट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट दैट लीड टू डेथ ऑफ द सेल। ये एक सीरीज ऑफ इवेंट है जिसमें इवेंचुअली सेल की डेथ होने वाली है। और ये एनिमल सेल का यूनिक मतलब कैरेक्टर है कि यूनिक चीज़ें है ये जो एनिमल सेल में होती है। अब आपने एपोप्टोसिस के रिलेटेड ही एक वर्ड सुना होगा, नेक्रोसिस। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस देन, क्योंकि लगभग ये दोनों सेम ही काम करते हैं। तो सबसे पहले ना हम अपोप्टोसिस के बारे में देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे नेक्रोसिस के बारे में। तो देखो, अपोप्टोसिस में जो इरिप्लेसिबल डीएनए डैमेज है या फिर कुछ ऐसी सेल्स है जिनका कोई काम नहीं है, उनको मारा जाता है। ठीक है, वो खुद से मर जाती है। उसके बाद जिसका एग्जांपल है टी लिम्फोसाइट। कुछ ऐसे टी लिम्फोसाइट जिसकी वजह से अगर ऑटो इम्यून डिसीज हो सकता है, तो ऑटो इम्यून डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए टी लिम्फोसाइट मतलब अपोप्टोसिस में पार्ट लेगी, अपोप्टोसिस से वो मर जाएगी। सेकेंड इज द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देखो, अगर फिंगर के बीच में अगर वेब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है कुछ इस तरीके से, ये सपोज फिंगर्स है, और एम्ब्रियो में क्या होता है ना कि इसके अंदर एक कनेक्शन प्रेजेंट होता है, यानी कि वेब लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन वो अडल्ट में नहीं होता। तो उसको खत्म करने का काम भी अपोप्टोसिस से ही होता है। उसके बाद इसमें कोई भी सेलुलर कंटेंट सेल से बाहर रिलीज नहीं होता। नो सेलुलर कंटेंट इज रिलीज आउट, बल्कि इसमें अपोप्टोटिक बॉडीज बनती है, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल्यूलर स्ट्रक्चर बनता है बिल्कुल वैक्यूल के जैसा, जो मैक्रोफेजेस बाद में इंगल्फ कर लेती है। ठीक है, और अपोप्टोटिक बॉडीज में ईट मी सिग्नल होता है। अपोप्टोटिक बॉडीज हैव ईट मी सिग्नल, और वो ईट मी सिग्नल में प्रेजेंट होता है फॉस्फाटिडाइल सीरिन। आउटर साइड में प्रेजेंट होता है। हमने मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में देखा था कि फॉस्फाटिडाइल सीरिन मेनली इनर लिफलेट पे प्रेजेंट होता है, लेकिन इस केस में फॉस्फाटिडाइल सीरीन आउटर साइड में प्रेजेंट होता है। फिर मैक्रोफेजेस उसको आइडेंटिफाई करेंगी एंड देन एंगल्फ कर लेंगी, यानी कि निगल लेगी, खत्म कर देगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, सेल एंड न्यूक्लियस श्रिंक हो जाता है। सेल एंड न्यूक्लियस गेट श्रिंक। देन क्रोमैटिन का फ्रेगमेंटेशन होता है, मतलब क्रोमैटिन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है एंड इसमें बनते हैं ब्लेब्स। ब्लेब्स यानी कि कुछ ऐसा इरेगुलर सा स्ट्रक्चर बनता है इसमें, उसको बोला जाता है ब्लेब्स। तो इसमें ब्लेब्स बनती है सेल्स में। ये हो गया अपोप्टोसिस के बारे में। अब हम देखेंगे नेक्रोसिस के बारे में। देखो, नेक्रोसिस इज द रिजल्ट ऑफ फिजिकल ट्रॉमा और इंजुरी टू द सेल। अगर सेल में कुछ फिजिकल इंजुरी या फिर कुछ ट्रॉमा हो गया है तो वो जाएगी नेक्रोसिस में, उनका क्या होगा, नेक्रोसिस होगा। और इसमें सेलुलर कंटेंट बाहर निकलता है। अपोप्टोसिस में नहीं आता सेलुलर कंटेंट बाहर, बल्कि वहाँ पे बनती है अपोप्टोटिक बॉडीज। यहाँ पे सेलुलर कंटेंट बाहर आता है। वहाँ पे न्यूक्लियस का, क्रोमैटिन का फ्रेगमेंटेशन हो रहा था। यहाँ पे सेल और ऑर्गेनल स्वेल हो जाती है, उसको बोला जाता है इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के बारे में। अब हम देखेंगे स्टिमुलस फॉर अपोप्टोसिस की मतलब कैसे पता चलता है कि मुझे इंटरनल पाथवे फॉलो करना है या फिर एक्सटर्नल पाथवे फॉलो करना है। तो देखो, इंटरनल का दूसरा नाम है इंट्रिंसिक एंड एक्सटर्नल का दूसरा नाम है एक्सट्रिंसिक। तो अगर ईआर स्ट्रेस है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर स्ट्रेस है, या फिर सीवियर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, या फिर साइटोप्लाज्म में बहुत ज़्यादा कैल्शियम बढ़ गया है, या फिर हाइपोक्सिया की कंडीशन है, हाइपोक्सिया यानी कि बहुत ऑक्सीजन की एक्सट्रीम डिफिशियंसी हो गई है, या फिर डीएनए डैमेज हो गया है, तो फिर होगा इंटरनल पाथवे। ठीक है, और एक्सटर्नल कब होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स, जैसे कि एग्जांपल है इसका टीएनएफ, यानी कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, या फिर साइटोकाइन। तो मतलब एक्सटर्नल में मेनली एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स एंड साइटोकाइन टेक पार्ट करते हैं। साइटोकाइंस होते हैं केमिकल मैसेंजर्स जो कि इम्यून सेल्स सिक्रेट करती है। ठीक है, तो हम पहले हमारी लैंग्वेज में समझेंगे कि अपोप्टोसिस कैसे काम करता है, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवे। तो देखो, हाउ डज अपोप्टोसिस वर्क। सबसे पहले सिग्नल रिसेप्शन, कि जब सेल कोई स्पेसिफिक सिग्नल रिसीव करती है बॉडी के आउटसाइड या फिर इनसाइड से,
कि अभी मेरा मरने का समय है, यानी कि व्हेन सेल रिसीव स्पेसिफिक सिग्नल फ्रॉम इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट इट्स टाइम टू डाई। ओके, अगर ये सेल कुछ काम की नहीं है वगैरह, तो अगर मुझे अभी मरना है तो मुझे सिग्नल मिलेगा, मतलब सेल को पहले सिग्नल मिलेगा लाइक या इट्स टाइम टू डाई। तो सबसे पहले सिग्नल का रिसेप्शन होगा, फिर पाथवे का एक्टिवेशन होगा। अब इसमें क्या होगा, सिग्नल्स एक्टिवेट अ सीरीज ऑफ प्रोटीन इनसाइड द सेल। जो सिग्नल मिला है वो सेल के अंदर एक सीरीज ऑफ प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, जिसका नाम होता है कैस्पेजेस। क्या नाम होता है उनका, कैस्पेजेस। कैस्पेजेस अपोप्टोसिस में बहुत इंपॉर्टेंट काम प्ले करता है। तो कैस्पेजेस जो होते हैं ना, वो टाइनी मॉलिक्यूलर सीजर्स होते हैं, प्रोटीएजेस होते हैं, जो प्रोटीन को कट करने का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप होती है सेल्यूलर चेंजेस। तो सेल्यूलर चेंजेस में क्या होगा, कैस्पेजेस प्रोटीन को कट करना स्टार्ट कर देंगे, और जो भी अदर कंपोनेंट है सेल के अंदर उनको कट करने का काम करेंगे कैस्पेजेस। अब कट हो जाने के बाद क्या क्या बदलाव आएंगे सेल के अंदर, सेल श्रिंकेज हो जाएगा, या फिर डीएनए का फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, या फिर मेम्ब्रेन की ब्लेबिंग, यानी कि मेम्ब्रेन में कोई इरेगुलर सा स्ट्रक्चर बनने लगेगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद होगा लास्ट स्टेप एंगल्फमेंट। एंगल्फमेंट यानी कि निगल लेना। तो जो सेल स्मॉल बॉडीज में मतलब टूटी है, जिसको हमने बोला था अपोप्टोटिक बॉडीज, उनको मैक्रोफेजेस आइडेंटिफाई करेंगी एंड निगल लेंगी, खा लेंगी, खत्म कर देंगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, सिग्नल रिसेप्शन हुआ, उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ पाथवे हुआ जिसमें कैस्पेजेस एक्टिवेट हुआ। कैस्पेजेस ने क्या किया, जो सेल के अंदर जो प्रोटीन थे या फिर जो अदर कंपोनेंट थे उनको कट करना स्टार्ट कर दिया, उनको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। डाइजेस्ट करने के बाद फिर सेल में कुछ चेंजेस हुए, जैसे कि सेल का श्रिंकेज हो गया, मतलब साइज कम हो गई, डीएनए का फ्रेगमेंटेशन हो गया, या फिर मेम्ब्रेन में ब्लेबिंग हो गई। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, ये किसकी वजह से हुआ, कैस्पेजेस की वजह से। फिर लास्ट स्टेप मैक्रोफेज, फिर उसका कन्वर्जन हो जाता है अपोप्टोटिक बॉडीज में। फिर मैक्रोफेजेस अपोप्टोटिक बॉडीज को पहचानती है और उनको खा लेती है, खत्म कर देती है। ठीक है, क्यों उसको, लेकिन मैक्रोफेजेस को कैसे पता कि ये अपोप्टोटिक बॉडीज है, क्योंकि अपोप्टोटिक बॉडीज पे प्रेजेंट होता है ईट मी सिग्नल, जिसपे प्रेजेंट होता है फॉस्फेटिडाइल सीरेन। ठीक है, ये हमने समझा इजी लैंग्वेज में। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि डीएनए का फ्रेगमेंटेशन होगा, फिर क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होगा, फिर न्यूक्लियस का फ्रेगमेंटेशन होगा, फिर सेल्स का फ्रेगमेंटेशन होगा। फ्रेगमेंटेशन यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, एंड देन अपोप्टोटिक बॉडीज बनेंगी, एंड देन मैक्रोफेजेस उनको एंगल्फ कर लेंगी। ठीक है, अब हम देखेंगे इंट्रिंसिक पाथवे के बारे में। तो जो इंट्रिंसिक पाथवे होता है अपोप्टोसिस का, वो माइटोकॉन्ड्रिया मेडिएटेड पाथवे होता है। ठीक है, इसमें मेनली किस प्रोटीन से ये एक्टिवेट होता है, तो BCL2 फैमिली के जो प्रोटीन्स होते हैं उनसे मेनली इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होता है। और BCL2 फैमिली में मेनली दो प्रोटीन आते हैं, एक होता है बैक्स और एक होता है बैक। तो जो बैक्स प्रोटीन होता है वो साइटोसोल में प्रेजेंट होता है, और जो बैक प्रोटीन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पे हमने बनाया है छोटा सा क्यूट सा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें ये है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और ये जो दो गोले आपको दिख रहे हैं वो है बैक्स एंड बैक। फिर एक स्टिमुलस आया, स्टिमुलस आने के बाद बैक्स और बैक ने एक कॉम्प्लेक्स बना लिया। ठीक है, स्टिमुलस आया, माइटोकॉन्ड्रिया ने स्टिमुलस को सेंस किया, जो उस पे जो प्रोटीन प्रेजेंट थे बैक्स और बैक, जो कि BCL2 फैमिली के प्रोटीन्स है, तो बैक्स और बैक ने कॉम्प्लेक्स बना लिया। कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसकी परमियाबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, परमियाबिलिटी बढ़ने के बाद जो साइटोक्रोम C है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, वो साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। साइटोक्रोम C जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पे होता है, वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। सो साइटोक्रोम C कम्स इनटू साइटोप्लाज्म फ्रॉम वेयर, फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया टू वेयर, कहाँ पे आएगा वो, साइटोप्लाज्म में आएगा, और बाइंड करेगा APAF1 फैक्टर के साथ। देखो APAF1 फैक्टर के साथ, जिसका फुल फॉर्म होता है अपोप्टोटिक प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर 1, इसके साथ वो बाइंड करेगा। एंड देन एक व्हील शेप स्ट्रक्चर बनता है, तो प्रोकैस्पेज 9 भी उसमें पार्टिसिपेट करता है, एंड देन एक व्हील शेप स्ट्रक्चर बनता है। देन जो इनिशिएटर कैस्पेज है वो आएगा, इनिशिएटर कैस्पेज होता है मेनली कैस्पेज 9, फिर इफेक्टर कैस्पेज आएगा, फिर वो एक्टिवेट करेगा कैस्पेज 3 और 7 को, एंड देन फाइनली हो जाएगा अपोप्टोसिस। तो ये हो गया इंट्रिंसिक पाथवे। देखो इसमें क्या हुआ, हम फिर से एक बार देखेंगे कि स्टिमुलस आया,
स्टिमुलस आने के बाद बैक्स और बैक ने कॉम्प्लेक्स बना लिया। कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ गई। देन माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में जो साइटोक्रोम सी प्रेजेंट था वो मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्म में आ गया और वो बाइंड हो गया एपैफ1 फैक्टर के साथ। एपैफ1 का फुल फॉर्म है अपोप्टोटिक प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर 1। देन प्रोकैस्पेज 9 आया, फिर वो अपोप्टोजोम से बाइंड हो गया एंड देन उसने व्हील शेप स्ट्रक्चर बनाया। फिर कैस्पेज 9 आया, कैस्पेज 9 ने कैस्पेज 3 और 7 को एक्टिवेट कर दिया एंड देन फाइनली अपोप्टोसिस हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ अपोप्टोसिस। देखो मैंने आपको बोला ना कि BCL2 फैमिली के प्रोटीन सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं इसमें, तो BCL2 फैमिली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो BCL2 फैमिली प्रोटीन के पास होता है BH डोमेन। BH का फुल फॉर्म होता है BCL2 होमोलॉजी। एनीवेज, तो BCL2 फैमिली प्रोटीन के पास होता है BH डोमेन और ये मेनली 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज द प्रो अपोप्टोटिक, सेकेंड इज द एंटी अपोप्टोटिक और तीसरे BH3 ओनली प्रोटीन। तो हम सबसे पहले देखेंगे प्रो अपोप्टोटिक। प्रो अपोप्टोटिक यानी जो अपोप्टोसिस को प्रमोट करेंगे, जिसका एग्जाम्पल है बैक्स और बैक, ये अपोप्टोसिस को प्रमोट करने का काम करते हैं। सेकेंड वन इज द एंटी अपोप्टोटिक। एंटी अपोप्टोटिक अपोप्टोसिस को इनिबिट करने का काम करते हैं। इसका एग्जाम्पल है BCL-XL एंड BCL-W। ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रो अपोप्टोटिक और एंटी अपोप्टोटिक के पास बहुत सारे BH डोमेन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो BH3 ओनली प्रोटीन है उसके पास सिर्फ एक ही BH डोमेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और BH3 ओनली प्रोटीन इनडायरेक्टली प्रमोट ही करते हैं अपोप्टोसिस को, लेकिन इनके पास एक ही BH डोमेन प्रेजेंट होता है। और प्रो अपोप्टोटिक एंड एंटी अपोप्टोटिक के पास सेवरल BH डोमेन प्रेजेंट होते हैं। और इसके एग्जाम्पल है प्यूमा, बिड, बैड, बिम एंड नोक्सा। ठीक है, ये हो गए इसके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स याद रखने हमें सबसे इम्पोर्टेंट। तो देन एक्सट्रिंसिक पाथवे। देखो एक्सट्रिंसिक पाथवे को बोला जाता है डेथ रिसेप्टर पाथवे। ये ट्रिगर करता है ट्रिगर सेल डेथ फ्रॉम आउटसाइड द सेल। ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल सिग्नल मेनली यहाँ पे होता है साइटोकाइंस और यहाँ पे डेथ रिसेप्टर का इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखो ये हो गया आपकी मेम्ब्रेन जिसपे प्रेजेंट है डेथ रिसेप्टर और ये नीचे प्रेजेंट है डेथ डोमेन। अब आया सिग्नल, सिग्नल आने के बाद देखो डेथ रिसेप्टर है, डेथ डोमेन है, सिग्नल आया। सिग्नल आने के बाद रिक्रूट किया गया साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन, एक साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन को रिक्रूट किया गया यानी कि लाया गया जो था प्रोकैस्पेज 8। और जो प्रोकैस्पेज 8 होता है वो मेनली इनिशिएटर का जैसे काम करता है। ठीक है, देन उसने एक्टिवेट ईच अदर बाय कटिंग प्रोटीन रीजन, एक दूसरे को एक्टिवेट किया प्रोटीन रीजन को कट करके, क्योंकि प्रोकैस्पेज का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन को कट करना। तो उसने कट किया। फिर आए कैस्पेज 3 एंड 7 जो कि इफेक्टर कैस्पेज होते हैं एंड देन फाइनली अपोप्टोसिस हो गई। तो ये होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। उसके बाद हम देखेंगे कैस्पेजेस के बारे में कि भाई कैस्पेजेस क्या काम करते हैं मेनली। तो कैस्पेज का फुल फॉर्म है सिस्टीन डिपेंडेंट एस्पार्टेट रेसिड्यू स्पेसिफिक प्रोटीएजेस। तो जो कैस्पेज होते हैं वो मेजर कंपोनेंट होते हैं अपोप्टोसिस में। अगर कैस्पेज नहीं होंगे तो अपोप्टोसिस तो होगा ही नहीं ना। उसके बाद इनएक्टिव फॉर्म जो होता है कैस्पेज का वो होता है प्रोकैस्पेज। जैसे डाइजेशन में हम पढ़ते हैं ना कि रेनिन का जो मतलब इनएक्टिव फॉर्म होता है वो प्रोरेनिन होता है, फिर कोई एंजाइम आएगा फिर उसको एक्टिवेट करके रेनिन बना देगा। कुछ इसी तरीके से इसका जो इनएक्टिव फॉर्म होता है वो होता है प्रोकैस्पेजेस। और कैस्पेजेस क्या होते हैं, प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस यानी कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं। और इसकी कैटालिटिक साइट पे मेनली सिस्टीन प्रेजेंट होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि इसकी कैटालिटिक साइट पे सिस्टीन प्रेजेंट होता है एंड इट क्लीव आफ्टर एस्पार्टिन रेसिड्यू इन टारगेट प्रोटीन। और ये मेनली दो टाइप के होते हैं कैस्पेजेस। फर्स्ट वन इज द इनिशिएटर एंड सेकेंड इज द एग्जीक्यूशनर। ठीक है, तो इनिशिएटर के एग्जाम्पल है प्रोकैस्पेज 8 और 9 एंड एग्जीक्यूशनर के एग्जाम्पल है प्रोकैस्पेज 3 एंड 7। ठीक है, अब हम देखेंगे टारगेट ऑफ कैस्पेज की कैस्पेज के टारगेट क्या क्या है, कहाँ पे जाके वो प्रोटीन को तोड़ेगा। सबसे पहला टारगेट है प्रोटीन काइनेज। तो प्रोटीन काइनेज इसके एग्जाम्पल है PKC एंड FAK। FAK का फुल फॉर्म है फोकल अडेशन काइनेज। अगर उसने FAK को डिस्ट्रॉय कर दिया तो सेल अडेशन डिसरप्ट हो जाएगा, मतलब सेल जो एक दूसरे से चिपकी है कनेक्शन के लिए वो डिसरप्ट हो जाएगा। अगर उसने PKC को डिस्ट्रॉय कर दिया तो सेल सिग्नलिंग डिसरप्ट हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया प्रोटीन काइनेज के बारे में।
अब वो साइटोस्केलेटल प्रोटीन को भी तो डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसके एग्जाम्पल है मेनली एक्टिन और इंटरमीडिएट फिलामेंट। अगर साइटोस्केलेटल प्रोटीन डिसरप्ट हो गए तो क्या हो सकता है, सेल का शेप चेंज हो सकता है। ऑब्वियसली वही ना कि साइटोस्केलेटल प्रोटीन मेनली सेल के शेप को मेंटेन करने का काम करता है, और अगर उसने साइटोस्केलेटल प्रोटीन को ही डिसरप्ट कर दिया तो सेल का शेप चेंज हो जाएगा। उसके बाद थर्ड, एंडोन्यूक्लियस कैड। कैड का फुल फॉर्म है कैस्पेज एक्टिवेटेड डीएनएस। देखो ये है कैड, कैड के ऊपर लगा है इनिबिटर, तो कैस्पेज आया, कैस्पेज ने इनिबिटर प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब कैड एक्टिवेट हो गया, उसके ऊपर कोई मतलब कैड था, कैड के ऊपर इनिबिटर था, फिर कैस्पेज आया, कैस्पेज ने इनिबिटर को डिस्ट्रॉय कर दिया, फिर ये फ्री हो गया, कैड एक्टिवेट हो गया। जब कैड एक्टिवेट हो जाता है तो वो कैड एंटर करता है न्यूक्लियस में, और फिर वो कर देता है डीएनए का फ्रेगमेंटेशन, एंड देन फाइनली अपोप्टोसिस हो जाती है। तो ये मेनली टारगेट थे। और एक टारगेट है लैमिन। लैमिन जो होता है वो मेनली न्यूक्लियस में वो डिस्ट्रप्शन करवाता है। और लैमिन एक साइटोस्केलेटल सिस्टम का ऐसा प्रोटीन है जो न्यूक्लियर एनवलप बनवाता है। ठीक है, तो अगर इस कैस्पेस ने लैमिन पे हमला कर दिया तो भाई न्यूक्लियस ही डिस्टर्ब हो जाएगा ना, मेम्ब्रेन ही डिस्टर्ब हो जाएगी उसकी, एंड देन फाइनली अपोप्टोसिस हो जाएगा। तो ये थे कैस्पेस के बारे में। तो हमने देखा अपोप्टोसिस के बारे में, नेक्रोसिस के बारे में, अपोप्टोसिस के इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे के बारे में। फिर हमने देखा कि कैस्पेजेस के मेनली टारगेट क्या क्या है, प्रोटीन काइनेज है, साइटोस्केलेटल प्रोटीन है, एंडोन्यूक्लियस, कैड है एंड लैमिन है। ठीक है, आई होप कि आपको अपोप्टोसिस के बारे में समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, कीप थ्राइविंग। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।